हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। मेरा नाम वरिंदर है और हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन है वो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई है जिस पे हमने अलग अलग थिंकर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आप देख ही लीजिए, हमने इससे पहले कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ा है, जहां हमने जाना था कि कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था, किस टाइम पीरियड पे हुआ था, उनके क्या क्या थॉट है। जैसा कि हमने देखा था कि कन्फ्यूशियस का जन्म 551 बीसी में हुआ था और उनकी डेथ 479 बीसी में हुई थी। और साथ ही हमने जाना था कि कन्फ्यूशियस जो थे वो चाइनीज़ फिलोसफर थे, मतलब इनका जन्म चाइना में हुआ था और इनके जो फिलोसफिकल थॉट थे उनको कन्फ्यूशियनिज्म कहा जाता था, कन्फ्यूसीवाद कहा जाता था। इसके बारे में हमने जाना था। साथ में ही इनके हमने कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इन्होंने 6 तरह के सब्जेक्ट्स की बात की थी जिसके बारे में ज्ञान होना हर एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है, जिनमें इन्होंने मैथ, आर्चरी जैसे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दिए थे। हमने 6 के 6 सब्जेक्ट समझ लिए थे कौन से थे। इसके बाद हमने पढ़ा था इन्होंने सोसाइटी ऑक्यूपेशन की बात की थी, जहां इन्होंने 4 तरह के सोसाइटी ऑक्यूपेशन की बात की थी, जहां पे इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी काम बताया था वो बताया था एग्रीकल्चर को। उसके बाद इन्होंने कुछ और काम बताए थे, जैसे मर्चेंट्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, इस तरह से 4 ऑक्यूपेशन बताए थे। उसके बाद हमने इनके कुछ और पॉइंट्स को पढ़ा था, जैसे कि इन्होंने 4 तरह के सिविल रिलीजन के बारे में बताया था, जहां इन्होंने हेवन और अर्थ के रिलेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने इनके वर्च्यू ऑफ आइडियल मैन के बारे में पढ़ा था, जहां इन्होंने 4 वर्च्यू बताए थे आइडियल मैन के। और साथ ही हमने इनके 5 कांस्टेंट वर्च्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि इन्होंने बताए थे कि हर एक इंसान में होने चाहिए, जिनमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे 5, जैसे कि बेनेवोलेंस, जस्टिस, इस तरह के 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने समझ लिए थे और इन्होंने क्या क्या बताया था वो हम समझ चुके थे। इसके बाद हमने जो सेकंड थिंकर पढ़ा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वो प्लेटो है। प्लेटो जिनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, और ये हमारे जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, उनके गुरु हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था, इनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, इनके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि इन्होंने अपनी सारी की सारी फिलोसफी, जो कि इनकी सारी फिलोसफी डिडक्टिव नेचर की थी, निगनात्मक नेचर की थी, वो पढ़ा था हमने। और वहाँ पे हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार इन्होंने अपने सारे के सारे फिलोसफीज़ को रिपब्लिक नामक बुक में लिखा हुआ था। और इनका मेन फोकस, जो कि इनके सारी फिलोसफी का अगर हम बेस कहें तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन था, जहाँ पे इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब किया था, जहाँ इन्होंने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इंडिविजुअल की जो इनर क्वालिटी है उसको बाहर निकाला जा सके और साथ ही साथ स्टेट का भी वेल हो सके। यहाँ पे इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की थी इन्होंने। उसके बाद इनके एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने के बाद हमने समझा था कि किस तरह से इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को ही बेस बनाकर फिलोसफर किंग को तैयार किया था। सोसाइटी को मेनली तीन टाइप के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, जहाँ पे इन्होंने सोसाइटी को 3 क्लास में रखा था। पहली क्लास इन्होंने प्रोड्यूसर क्लास बताई थी, दूसरी सोल्जर बताई थी और तीसरी फिलोसफर किंग बताई थी। और इनके एजुकेशन के बेस पर ही तीनों क्लास का जो निर्माण होता है वो बताया था इन्होंने कि एजुकेशन ही वो तरीका है जिसके द्वारा तीनों क्लासेस को सोसाइटी में डिवाइड किया जाएगा। फिलोसफर किंग के बाद इन्होंने बताया था कि जो इनका आइडियल स्टेट है, जो इन्होंने रिपब्लिक में डिफाइन किया हुआ है, उसमें इन्होंने बताया था कि जो रूल होगा आइडियल स्टेट पे वो फिलोसफर किंग का होगा। और फिलोसफर किंग इतना विजडम वाला पर्सन होगा कि उसके द्वारा बनाए गए नियम सारे सर्वमान्य होंगे। और इन्होंने कोशिश भी की थी एक आइडियल स्टेट बनाने की, सिसिली के महाराज के राज्य को आइडियल स्टेट बनाने की कोशिश की थी और ये असफल रहे थे वहाँ पे। और इनको वहाँ के राजा ने दास बना लिया था और दास मंडी में इनको बेच दिया था, दास बाजार में बेच दिया था। किस्मत के तौर पे इनको इनके ही दोस्त ने खरीद लिया था और ये बच गए थे उस दासता से। लेकिन फिर जब ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ तो इसके बाद इन्होंने अपना एक सेकंड बेस्ट स्टेट दिया, जिसमें इन्होंने अब जो रूल माना था वो अपने उथोपियन आइडियाज़ प्लस रियल वर्ल्ड दोनों को मिला के बनाया था और लॉ के रूल के हिसाब से स्टेट चलाने की बात कही थी। इनके हमने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुकों के बारे में पढ़ा था, जिनके ऊपर सवाल हमेशा ही आ जाते हैं, जैसे कि द रिपब्लिक, द स्टेटमैन एंड द लॉज। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं, इनके ऊपर इनके सवाल आते ही रहते हैं।
फिर इनके हमने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट को पढ़ा था, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो दो क्लासेस को मिला के एक अलग नाम दिया गया था गार्डियन क्लास मतलब सोल्जर क्लास और फिलोसफर किंग वाली क्लास, उनके पास ना तो वाइफ होगी ना ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, मतलब उनका कुछ निजी संपत्ति जैसा होगा नहीं, और वो एक कॉमन टेबल पर ही भोजन क्या करेंगे, ठीक है, बैरक में रहा करेंगे। और इवन जो वाइफ की बात की है उन्होंने ये भी कहा है कि उनका कोई पर्सनल फैमिली नहीं होगी, बल्कि राजा के हिसाब से, दार्शनिक राजा के हिसाब से जो बेस्ट ब्रीड आ सके उस पर काम किया जाएगा। इसी की वजह से इनको इनके खुद के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने क्रिटिक किया है, क्योंकि उनका मानना था कि फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रदान करती है। इसके बाद जो हमने आगे थिंकर पढ़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, हमने एरिस्टोटल जी के बारे में पढ़ा है। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब के बारे में हमने पढ़ा, इनके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि इनके कंसेप्ट थे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात की थी इन्होंने बताया था कि राज्य मैन मेड नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो प्लेटो भी पढ़ा, उन्होंने भी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी है। उनका भी मानना था कि राज्य का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि इसका निरंतर विकास हुआ है, धीरे धीरे ये सामने आया है, तैयार हुआ है राज्य। तो इस तरह से एरिस्टोटल जी ने भी प्लेटो की तरह ही ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है। इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, जहाँ पे इन्होंने दो तरह की जस्टिस की बात की है, और उस जस्टिस को आगे फर्दर दो टाइपों में डिवाइड किया है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इनका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने एक की याद की थी, MTAOPD, मतलब इन्होंने 6 तरह की गवर्नमेंट की बात की थी, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि अगर एक पर्सन का शासन हो तो अगर वो सबके हित में काम करेगा तो मोनार्की होगी, और अगर वो खुद के हित में काम करेगा तो टेरेनी होगी। फिर हमने पढ़ा था कि दूसरा इन्होंने बताया था कि अगर कुछ लोगों का शासन हो और वो सबके हित में काम करे तो वो एरिस्टोक्रेसी होगी, और अगर वो अपने हित में काम करे तो उसको ओलिगार्की कहेंगे। फिर इन्होंने बताया था कि अगर बहुत लोगों का शासन हो और वो सर्वमान्य के हित के लिए काम करे, सबके हित के काम के लिए काम करे, तो उसे पॉलिटी कहा जाएगा, और अगर वो खुद के हित में काम करेंगे तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों वो थिंकर थे। इवन कन्फ्यूशियस, जो हमने अब तक तीनों थिंकर देखे, ये तीनों के तीनों थिंकर डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। इनके हिसाब से डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेकार गवर्नमेंट है, ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने इनके थ्योरी ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्लेवरी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे इन्होंने खुद के गुरु को क्रिटिक करते हुए बताया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कितनी ज़रूरी है, और इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को 4 सेक्शन में डिवाइड करके समझाया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरह की होनी चाहिए। इन्होंने पहला बताया था कि वो प्रॉपर्टी जिस पे प्राइवेट ओनरशिप होगा और प्राइवेटली ही यूज़ किया जाएगा, मोस्ट डेंजरस कंडीशन है, सबसे बेकार सिचुएशन है। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी प्राइवेट होगी, दूसरा इन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टी कॉमन होगी और प्राइवेट यूज़ होगा, वो भी बैड है, क्योंकि उससे सोशलिज्म की शुरुआत होगी और बाद में वो कैपिटलिज्म की तरफ चला जाएगा, गलत होगा। फिर इन्होंने तीसरा बताया था कि प्रॉपर्टी कॉमन ऑनरशिप होगी और कॉमनली यूज़ होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह का काम हो नहीं सकता। और अंत में इन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टी पे प्राइवेट ओनरशिप होगी पर उसका यूज़ कॉमनली होगा, वो बेस्ट सिचुएशन बताई थी इन्होंने प्रॉपर्टी को इस तरह डिफाइन किया था। उसके बाद इन्होंने फैमिली के बारे में बात की थी। फैमिली को इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना था, क्योंकि वही हर चीज़ का आधार है। इन्होंने कहा था इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फैमिली से किनशिप बनती है, किनशिप से विलेज बनता है, विलेज से सोसाइटी बनता है, और सोसाइटी से ही आगे स्टेट का निर्माण होता है। और अंत में इन्होंने थ्योरी ऑफ स्लेवरी दी है। जब ये अपनी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो इन्होंने प्रॉपर्टी में 5 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था। पहला हस्बैंड, दूसरा वाइफ, तीसरा चिल्ड्रन, चौथा प्रॉपर्टी, और 5वां इन्होंने स्लेवरी की बात की थी, मतलब स्लेव की बात की थी। इनका मानना था कि स्लेव भी प्रॉपर्टी होता है। इन्होंने स्लेवरी को दोनों के लिए, मास्टर और स्लेव दोनों के लिए ही सही माना था। इनका मानना था कि अगर स्लेवरी है तो जो मास्टर है वो अपना फ्री विल के हिसाब से जी पाएगा, और अगर स्लेवरी है तो वो स्लेव के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके थ्रू वो अपने आप को एज अ फ्री मैन देख पाएगा। इन्होंने माना था कि स्लेवरी नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया है। इनका मानना था कि जो मनुष्य
मेंटल तौर पे अच्छे काम करने के लिए बने हैं वो मास्टर कहलाएंगे, और जो लोग फिजिकल काम करने के लिए बने हैं वो स्लेव कहलाएंगे। इस तरह से हमने इनके कंसेप्ट को पढ़ा था। फिर हमने इनके थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जहां इन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल सिस्टम में आया छोटे से छोटा चेंज, छोटे से छोटा बदलाव रेवोल्यूशन है। इन्होंने रेवोल्यूशन को डिटेल में समझाया था। इनके बारे में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की किताबें देखी थी, जिनमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट द पॉलिटिक्स बुक है इनकी, सेकंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड इथिक्स एंड पॉलिटिक्स है, फोर्थ निकोमेनियन एथिक्स है। इस तरह से हमने 5-6 किताबें इनकी पढ़ी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट थिंकर पढ़ा था वो था मैकियावेली। इन्हें द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। ये वो टाइम पीरियड के थिंकर है। एक थिंकर से इनको डिफाइंड भी किया है कि ये ब्रिज है, मतलब बिटवीन मिडल एज और मॉडर्न एज के बीच में ये ब्रिज है, मतलब इनके टाइम से ही मॉडर्न टाइम का शुरुआत होती है और इनको ही फर्स्ट मॉडर्न थिंकर के रूप में भी जाना जाता है। इनकी हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब पे फोकस किया था। पहले का नाम था द प्रिंस और सेकंड का था डिस्कोर्स ऑफ लाइफ। उसमें हमने समझा था कि ये इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था और उस समय वहाँ युद्ध की सिचुएशन थी और इनके जीवन पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था युद्ध की सिचुएशन का, और इनकी राइटिंग्स पे भी उसी का प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने जो अपनी पहली रचना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द प्रिंस, उसमें इन्होंने मोनार्की के ऊपर फोकस किया है और इटली को उसका रेफरेंस दिया हुआ है, और वहाँ पे बताया है कि राजा के पास किस तरह से लायन और फॉक्स दोनों की काबिलियत होनी चाहिए। इन्होंने 2 टाइप ऑफ मोरालिटी की बात की है, जहाँ पे मोरालिटी के दायरे में सभी आएंगे। राजा भी मोरालिटी के दायरे में है, लेकिन वो उससे बंधा हुआ नहीं है, मतलब वो फ्री है, वो चाहे तो मोरालिटी को माने चाहे तो ना माने। इसकी इनकी दूसरी जो बुक थी डिस्कोर्सेस ऑफ लाइफ, उसमें हमने रिपब्लिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इन्होंने फोकस किया था रोमन रिपब्लिक के ऊपर में। और इन्होंने एक और गवर्नमेंट के फॉर्म के बारे में बताया था, जहाँ पे इन्होंने ओलिगार्की की बात की थी और उसको वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना था। इन्होंने जब अपना स्टेट्समैन वाला कंसेप्ट दिया था, उसमें इन्होंने बताया था कि राज्य का विस्तार होना चाहिए, राज्य को आगे बढ़ाने की बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि चाहे मोनार्की फॉर्म की गवर्नमेंट हो या रिपब्लिक फॉर्म की गवर्नमेंट हो, दोनों में ही दोनों में ही राज्य के क्षेत्र का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में इन्होंने ये भी माना था कि जो आर्मी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने प्रॉपर्टी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना है। इन्होंने माना था कि आर्मी जो होती है वही देश के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सर्वमान्य है। और इन्होंने प्रॉपर्टी को भी इम्पोर्टेंट मानते हुए इनकी एक टैगलाइन भी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु तो भूल सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता, मतलब संपत्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी के थ्रू इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म के बारे में बताया था। इन 4 थिंकर्स को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस में थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इनके बारे में पढ़ने का ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये 3 थिंकर वो है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है। इनका फोकस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। इससे पहले जितने थिंकर थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि इससे पहले मैकियावेली कह चुके हैं कि राज्य मानव निर्मित है, जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। लेकिन प्लेटो, कन्फ्यूशियस और एरिस्टोटल ने कहा था कि राज्य जैविक संस्था है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है, ऑर्गेनिक थ्योरी दी थी। ये वो थिंकर है जिन्होंने माना था, हॉब्स ने माना था कि राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, ये मानव निर्मित है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या बताया है। थॉमस हॉब्स, ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिए इन्हें। पिक्चर से हमें मेमोराइज रहता है, याद रहता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये थॉमस हॉब्स के बारे में अगर मैं बता दूं तो इनको फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। इनसे पहले जो थिंकर थे मैकियावेली, उनको कहा जाता था फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, और इनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर। इन्होंने अपने विचारधारा में कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Hobbes was prematurely born in 1588 in England। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि इनका जन्म
प्रीमेच्योरली, समय से पूर्व हो गया था 1588 इंग्लैंड में। इनके बारे में एक फेमस कोटेशन भी आती है कि भय और इनको जुड़वा संतान माना जाता था। मतलब ये वो टाइम पीरियड था जब यहाँ पे वॉर की सिचुएशन ही थी, तो ये डर के सिचुएशन में पैदा हुए थे। उस समय डर भी पैदा हो रहा था और ये भी पैदा हो रहे थे, तो मतलब भय और इन्हें जुड़वा संतान माना जाता है। तो यहाँ देखिए इनका जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था, एट द टाइम व्हेन कंट्री वाज threatened by the impending attack of Spanish Armada। ठीक है जी, इस समय वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी यहाँ पे। He died in 1679, 1669 में इनकी मृत्यु हो गई थी। His long life was full of momentous event and synchronized with the great scientific discoveries and philosophies, systematization characteristic of a century of genius। कहने का मतलब है, जैसे कि इनको बता ही दिया कि फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर माना जाता है, तो इन्होंने साइंटिफिक काम किए। इनके थ्योरी में हम पढ़ेंगे किस तरह से साइंटिफिक चीज़ों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा रंगीन, कंट्रोवर्शियल एंड इम्पॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ अ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। समझ लीजिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है और वहाँ पर इन्होंने बात करी है ह्यूमन के नेचर के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में। आगे हम समझेंगे, इसलिए ये इनकी बातों पे जो है कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है। आगे पढ़ते हैं। इन हिज लाइफ टाइम ही वॉज नोन एज अ मॉन्स्टर ऑफ मालमेसबरी। मतलब ये प्लेस का नाम है, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है जी, इस जगह का इनको मॉन्स्टर कहा जाता था, दैत्य कहा जाता था। ठीक है जी। हॉब्स इज नाउ जनरली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्निटी का टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है जी। और नॉन एज अ मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर, मैंने बता ही दिया इनको मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, इनको मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर माना जाता है। Hobbes was witness to the great political and constitutional turmoil caused by the English Civil War। इन्होंने उस समय जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में बताया हुआ है, उसका इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। एंड हिज लाइफ एंड राइटिंग बियर क्लियर इम्प्रिंट ऑन इट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इनके जीवन और इनके लेखन पे उस समय की सिचुएशन का बहुत प्रभाव पड़ा था। जैसे मैकियावेली का भी फ्लोरेंस में जो इटली में हो रहा था सिचुएशन, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, वैसे ही इनके ऊपर भी उस सिचुएशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ही यूज्ड टू से फियर एंड आई वर बोर्न ट्विंस एंड वर देयर आफ्टर इनसेपरेबल। मैंने आपको बता ही दिया कि इनको और डर को जुड़वा संतान कहा जाता है। दोनों का जन्म एक साथ हुआ है और दोनों को फिर बाद में अलग नहीं किया गया। ये कोटेशन एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है कि ये जो लाइन है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो आप याद रखिएगा ये लाइन जो यूज़ होती है वो थॉमस हॉब्स के लिए यूज़ होती है। एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। अब हम समझते हैं कि हॉब्स जी ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा था, मानव की प्रकृति के बारे में क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य कैसा है और किस प्रकार का उसका जीवन है। हॉब्स डज नॉट एक्सेप्ट द एरिस्टोटल डिक्टम दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। जैसे कि एरिस्टोटल जी ने कहा था मनुष्य जन्म से अपने नेचर से राजनीतिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है, वैसा इन्होंने नहीं माना। सेंट थॉमस एक्विनास believe that man is by nature a social animal। इन्होंने थॉमस एक्विनास की बात भी नहीं मानी जहां उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है। तो ना ही इन्होंने एरिस्टोटल की ये बात मानी कि मनुष्य एक पॉलिटिकल एनिमल है और ना ही इन्होंने ये बात मानी कि मनुष्य एक सोशल एनिमल है। हॉब बिलीव ऑन अ कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिनारियो हैड शोन दैट मैन tend to change into wild animal when state became weak। इनका मानना ये था कि मनुष्य जब राज्य कमज़ोर पड़ता है, जब राज्य शक्तिशाली नहीं रहता, तो मनुष्य एक जंगली इंसान में, वाइल्ड एनिमल में
तब्दील हो जाता है, मतलब उसकी प्रकृति एकदम ही चेंज हो जाती है। आगे इन्होंने जैसे कि लिखा हुआ है, ही बिगेन टू इमेजिन हाउ मैन वुड हैव इफ देयर हैड बीन नो स्टेट एट ऑल। इनका कहना है कि अगर एक पावरफुल सॉवरेन राज्य ना हो, शक्तिशाली राज्य ना हो, तो मनुष्य किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, अपने जो सभ्य जो चरित्र है उसको छोड़कर किस तरह से जंगली चरित्र को धारण करने लगता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। This led him to hypothesis of state of nature. Hobbes turned into the method of natural science in order to understand human nature. देखिए इनको साइंटिफिक थिंकर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने नेचुरल साइंस का यूज़ किया है ये समझाने के लिए कि मनुष्य का की प्रकृति किस तरह की है, उसका नेचर क्या है। ही रिलाइड ऑन अ मैकेनिकल मटेरियलिज्म फॉर एनालाइजिंग ह्यूमन बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। इसके ऊपर फोकस करते हुए इन्होंने बताया कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है। हॉब वॉज इंस्पायर्ड बाय अ गैलीलियो थ्योरी ऑफ मोशन। ये भी मार्क कर देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इन्होंने गैलीलियो थ्योरी ऑफ मोशन पे फोकस किया, विच पोस्टुलेट दैट मोशन इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट animate or inanimate, and that an external force would be necessary to control their movements. इन्होंने गैलीलियो के थ्योरी ऑफ मोशन के ऊपर फोकस किया था और बताया था कि मोशन हर जगह पाया जाता है, चाहे वो किसी तरह की भी सिचुएशन हो, और उसको कंट्रोल करने के लिए वुड बी नेसेसरी टू कंट्रोल देयर मूवमेंट। क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, मतलब बाहरी रूप से कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको कंट्रोल में रखे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हॉब्स आर्ग्यू दैट नेचर, मैन एंड सोसाइटी ऑल शुड बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ मोशन। मैन कॉन्स्टेंटली ड्रिवन बाय हिज डिजायर एंड एपिटाइट टू गेन पावर ओवर अदर्स। इनका एक कोटेशन भी है बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, कि मनुष्य की शक्ति की भूख तभी जाके खत्म होती है जब वो मृत्यु प्राप्त करता है, मतलब जब तक वो जीवित रहता है वो पावर को एक्वायर करने में लगा रहता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तभी उसकी ये लालच और ये लालसा खत्म होती है। इसकी डिज़ायर है जो पावर को गेन करने की, वो उसके डेथ के बाद जाके ही खत्म होता है। फॉर हॉब्स, क्रिएचर और ह्यूमन बीइंग इज ओनली अ मीन फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, इनका मानना था मनुष्य का सिर्फ एक काम है, अपना सर्वमान्य करना, अपना अच्छा करना, अपनी सेटिस्फैक्शन पे फोकस रखना। हेंस सोसाइटी इज ऑल्सो अ मीन नॉट एन एंड। अगर इस बात को समझे तो मनुष्य के लिए समाज भी एक मीन है, एक जरिया है, एंड नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ह्यूमन बीइंग आर ओनली आइसोलेटेड बीस्ट और प्योरली इगोइस्टिक क्रिएचर। देखिए बता दिया इन्होंने कि मनुष्य सिर्फ अपने से मतलब रखता है और वो पूरी तरह से स्वार्थी है। मनुष्य का नेचर क्या है? स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दे आर नाइदर पॉलिटिकल नॉर सोशल क्रिएचर। ये इंपॉर्टेंट है जी, पेपर में आ भी जाता है कई बार कि किन के हिसाब से ये माना गया। तो जो नेचुरल कंडीशन थी, स्टेट ऑफ नेचर था, वो नॉर पॉलिटिकल और नाइदर सोशल था, मतलब ना ही वो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वहाँ विद्यमान, ना ही सोशल सिचुएशन थी विद्यमान। मतलब इनका कहने का मतलब था कि जिस समय में ये रह रहे थे, इनका समय काल्य था, उस समय में जो सिचुएशन थी वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन थी। ना ही कोई सोशल स्ट्रक्चर था, ना ही कोई सोसाइटी थी जो सब चीज़ों को कंट्रोल करे, और ना ही कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो सही गलत को देखे और लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से निर्णय ले। ठीक है जी। हॉब्स अडॉप्टेड दैट मैकेनिस्टिक मॉडल एंड इन अ मैकेनिस्टिक वर्ल्ड in whole is always a sum of its part. Only this analogy, society is only an
एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल दैट कंपोज इट। इस तरह के इनके विचार थे राज्य के बारे में। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कि उस समय की सिचुएशन कैसी थी। मनुष्य को इन्होंने स्वार्थी माना है कि मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर को इन्होंने प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल का है। 2 वर्ड यूज होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेट ऑफ नेचर को इन्होंने प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल माना है। चलिए हम आगे पढ़ भी लेते इसके बारे में जो लिखा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर दैट ह्यूमन कंडीशन प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटी is derived from the nature of man, his basic psychophysical character and sensation, emotion, appetites and behavior. Like all other things in nature, man is primarily a body governed by law of a motion which permits that the entire physical world. यहाँ यही बताया जा रहा है कि इनके हिसाब से मनुष्य जैसे कि लिखा था कंसेप्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन कंडीशन प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिविल सोसाइटी, मतलब ह्यूमन की सिचुएशन पहले आती है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि मनुष्य अपने इमोशन, अपने सेंसेशन, अपने बिहेवियर के हिसाब से काम करता है। मनुष्य का सिर्फ अपने फायदे की ओर ध्यान है। हॉब्स सेज दैट 2 काइंड ऑफ मोशन इन एनिमल्स, वाइटल मोशन एंड वॉलंटरी मोशन। 2 तरह के मोशन की बात की है। इंपॉर्टेंट है कि हॉब्स ने कौन से 2 तरह की मोशंस की बात की है। पहला है वाइटल मोशन, दूसरा है वॉलंटरी मोशन। तो हम दोनों मोशन को आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वाइटल मोशन होता क्या है। वाइटल मोशन इज द ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ अ Vital motion is the automatic movement of a physiological mechanism which goes on within our organism from birth to death, जन्म से लेके मौत तक, without our being conscious on it. Circulation of blood, breathing, digestion, excretion and example of this kind of motion. मतलब ये वाइटल मोशन की बात करते हैं तो इनका फोकस रहता है ऑर्गेनिज्म पे कि किस तरह से मनुष्य का जन्म होता है, उसकी डेथ होती है, वो किस तरह से उसके शरीर में खून का प्रसार होता है, किस तरह से वो सांस लेता है, उसकी बात करता है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जो बात की है वॉलंटरी मोशन की, वॉलंटरी मोशन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ अ एक्सटर्नल स्टिमुली। देख लीजिए, जहाँ हमने वाइटल मोशन की बात की तो उन्होंने इंटरनल की बात की है, आंतरिक रूप से किस तरह से सांस लेता है, जन्म मृत्यु का दौर, ये सब बात करी है। लेकिन जब वो वॉलंटरी मोशन की बात करते हैं तो वो फोकस करते हैं एक्सटर्नल पे। ठीक है जी। ऑन आवर सेंसेस ऑर्गन, अपने सेंसेस ऑर्गन पे। ठीक है जी। 5 तरह के ऑर्गन्स के बारे में, सेंसेस ऑर्गन के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। विच प्रोड्यूस फैंटम्स इन दी ब्रेन एंड ऑल्सो initiate internal motion that carried through the nerves of a scat of a vital motion that is the heart. Thus 2 original motion or emotions are generated which we call desire and aversion. The predominant passion of a desire and aversion are the root cause of the conflict in the state of nature according to Hobbes. जिस तरह से इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात किया है, 2 टाइप ऑफ मोशन की बात किया है, एक वाइटल एक वॉलंटरी। वाइटल को इन्होंने इनर माना है, इंटरनल माना है, और वॉलंटरी को एक्सटर्नल माना है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पे बेस्ड है। उसके थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है कि डिज़ायर यही एक कारण है जिसकी वजह से जो सारे कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टेट में होते हैं। मतलब मनुष्य अपने भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इच्छा के लिए काम करता है। ठीक है जी।
competition for the good life became the struggle for power, because without power one cannot retain what one has acquired. साफ बता दिया इन्होंने कि पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता, और सभी पावर के ऊपर फोकस करते हैं. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ अ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल. पेपर में सवाल आता है कि किसने कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोटेशन किसकी है, कि किसने मैन ऑल अगेंस्ट ऑल की बात की है स्टेट ऑफ नेचर के लिए. दूसरा, द स्टेट ऑफ नेचर, द लाइफ ऑफ मैन इज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. ये याद कर लीजिए जी, बहुत ज़रूरी है. इन्होंने माना है कि मनुष्य का जो जीवन है वो नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है एंड शॉर्ट है, स्वार्थी है, छोटा है, अल्पायु है. ठीक है जी, ये माना है इन्होंने मनुष्य के जीवन के बारे में. मनुष्य स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है और किसी से नहीं मतलब. आगे ने बोला है, इन स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट, लिटरेचर, लेटर्स, नेविगेशन एंड इंडस्ट्री. इनके हिसाब से जिस समय में ये थे, उस समय के स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्कोप नहीं था आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, लेटर्स के लिए, नेविगेशन के लिए और इंडस्ट्री के लिए. तो अब तक जो हमने पढ़ा ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर, उससे ये साबित होता है कि हॉब्स का मानना था कि मनुष्य स्वार्थी है, उसका सिर्फ अपने ऊपर ध्यान है, अपने फ़ायदे से मतलब रखता है. जो उसकी डिज़ायर वाली इच्छा है, उसी की वजह से सोसाइटी में सारे झगड़े होते हैं, सारे फसाद होते हैं. स्टेट ऑफ नेचर को इन्होंने प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल माना था. ये टैग लाइन आप याद कर लीजिए. इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल माना था. इनके हिसाब से ना स्टेट में कोई सोसाइटी थी जो लोगों को कंट्रोल करे, और ना ही कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जो सही गलत के बारे में बात कर सके और एक जो सही राय हो वो दे सके. ठीक है जी. मनुष्य को इन्होंने, स्टेट ऑफ नेचर को इन्होंने मैन ऑल अगेंस्ट ऑल कहा था. लाइफ ऑफ इंडिविजुअल की बात की थी उन्होंने, पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट और नास्टी बताया था. ठीक है जी. और इन्होंने अंत में कहा था कि यहाँ पे उस समय में आर्ट, लिटरेचर, लेटर और नेविगेशन एंड इंडस्ट्री के लिए कोई स्कोप नहीं था. तो अब तक हमने सारी बातें समझ ली. चलिए आगे देखते हैं. Hobbes says that the state of nature, we find three principal cause of quarrel. मतलब तीन प्रिंसिपल जो कॉज बनते क्वेरल के लिए, उसके बारे में उन्होंने बताया था. चलिए देखते हैं. फर्स्ट, कंपटीशन, सेकंड, डेफिडेंस और थर्ड, ग्लोरी. ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाएंगे पेपर में. चार आएंगे, आपको एक गलत होगा, वो एलिमिनेट करना होगा. ठीक है जी. तो कंपटीशन, डेफिडेंस एंड ग्लोरी, तीन पे फोकस किया. द फर्स्ट मेक मैन invade for gain, the second for safety and third for reputation. पहला फोकस करता है गेन पे, दूसरा फोकस करता है सेफ्टी पे और तीसरा फोकस करता है रेपुटेशन पे. कॉन्फ्लिक्ट इज इनहेरेंट इन ह्यूमन साइकोलॉजी. इन्होंने साफ बता दिया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, झगड़ा करने की नियति है, वो मनुष्य के दिमाग में अंदर ही बसा हुआ है. वो कहीं ना कहीं अंदर से ही झगड़ालू है. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, इट इज़ अ इम्प्लांट इन अ मैन प्राइड, सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा. इन्होंने बताया कि ये पहले से मनुष्य के दिमाग में है, जो जैसे कि सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी. हॉब्स ऑल्सो मेंशंस अनदर कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट विच कैन नॉट बी सिंपली बी ट्रेस्ड टू साइकोलॉजिकल इगोइज्म. इगोइज्म, स्वार्थपन, अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखना मनुष्य का एक और कारण है कॉन्फ्लिक्ट के लिए. दिस रिलेट टू द डिफरेंसेस अमंग द मैन अबाउट व्हाट इज गुड एंड एविल, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. जब मनुष्य ईगो के ऊपर आता है ना, अपने स्वार्थ के ऊपर आता है, अहम के ऊपर आता है, तो वो भूल जाता है कहीं ना कहीं क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है. मतलब उसका सिर्फ फोकस होता है अपने ऊपर कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए. ऐसी सिचुएशन बताई इन्होंने मनुष्य की, कि मनुष्य इस तरह का प्राणी था. इट इज़ अ क्लियर दैट हियर वी आर फार अवे फ्रॉम द एरिस्टोटल conception of a state of natural to man and state as a logically prior to man and
टेलीलॉजिकली नेचुरल डेस्टिनेशन। इससे साफ साबित होता है कि जो एरिस्टोटल का कंसेप्ट था, ठीक है जी, स्टेट एज अ नेचुरल टू मैन और स्टेट एज अ लॉजिकल प्रायर टू मैन एंड टेलीलॉजिकली हिज नेचुरल डेस्टिनेशन, इन सब से हॉब्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा, उनका ध्यान अलग ही तरफ है। वो मानते हैं कि मनुष्य का काम सिर्फ अपना और अपना फ़ायदा देखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेचुरल राइट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब हमने हॉब्स के ह्यूमन नेचर को पढ़ लिया, नेचुरल कंडीशन के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम समझने जा रहे हैं कि कौन से नेचुरल राइट्स थे जो ये मानते थे कि मनुष्य के पास थे। चलिए नेचुरल राइट्स के बारे में देखते हैं कि हॉब्स ने कौन कौन से नेचुरल राइट्स की बात की थी। द अदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हॉब्स इंट्रोड्यूस टू हिज अकाउंट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज नेचुरल राइट। इन्होंने एक नेचुरल राइट्स की बात की, नेचुरल राइट देख लेते हैं। द राइट्स ऑफ नेचर, ही सेज द लिबर्टी ईच मैन हैज टू यूज हिज ओन पावर एज ही विल हिमसेल्फ फॉर द परसेप्शन ऑफ his own nature. Hobbes make a stand against the idealistic tradition. On the other hand, in turning morality and politics, he purely naturalistic orientation. Hobbes stands against the naturalistic tradition. यहाँ साफ बताया गया है कि राइट ऑफ नेचर की बात करें तो इन्होंने कह दिया था कि लिबर्टी ईच मैन हैज़ टू यूज हिज ओन पावर एज he will himself for preservation of his own nature। और हॉब्स मेक अ स्टैंड अगेंस्ट द आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन, जो पुराना आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट थे। ऑन द अदर हैंड ही टर्निंग मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स टू अ प्योरली नेचुरलिस्टिक ओरिएंटेशन। हॉब्स स्टैंड अगेंस्ट द नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशन, मतलब ये प्राकृतिक सिचुएशन के भी अगेंस्ट एक तरह से खड़े थे। दैट इज टू से द प्रिंसिपल ऑफ राइट स्टैंड मिडवे बिटवीन strictly moral principles such as those of traditional natural laws on the one hand and purely natural principles such as a pleasure, appetite, even a utility on the other hand। ये कह रहे हैं कि that is to say the principle of right stand midway between, वो कहीं ना कहीं बीच में स्थापित है किन दो चीज़ों के, पहला मॉरल प्रिंसिपल के और दूसरा नेचुरल प्रिंसिपल्स के, उन दोनों के बीच में स्टैंड करते था। और राइट्स वी में से इज अ स्पेशली जुडिशियल कंसेप्शन, सॉरी, इनके हिसाब से राइट जुडिशियल कंसेप्शन था। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ नेचर, इसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ नेचर की बात की है। इन्होंने तीन तरह के मेन लॉ ऑफ नेचर की बात की है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो पढ़ते हैं। हॉब्स लिस्ट एज मैनी एज 19 लॉ ऑफ नेचर। इन्होंने टोटल 19 कानून बताए हैं, 19। 3 ऑफ देम बीइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनमें से 3 को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है, उसके बारे में हमने आगे लिखा हुआ है। पहला है पीस, दूसरा है लाइफ और तीसरा है इक्वालिटी। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जॉन लॉक के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने 3 तरह के राइट्स दिए ह्यूमन बीइंग को, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इन्होंने भी 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉज के बारे में बात किया था, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। वैसे याद कर लीजिए जैसे हम उनका याद करते हैं, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। इन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया था, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इस तरह से याद जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब हम उनके प्रिंसिपल याद करेंगे तो हम वहाँ याद करेंगे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, यहाँ याद करेंगे हम लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। तो चलिए देखते हैं। ईच मैन मस्ट स्ट्राइव फॉर पीस, द फर्स्ट एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ अ नेचर विच इज़ टू सीक एंड ओबे पीस। इन्होंने माना कि हर मनुष्य को शांति की ज़रूरत है और ये पहला प्रकृति का नियम है जो हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है।
Second, the sum of a total nature's authority that is protect ourselves by every means we can. दूसरा, लाइफ के ऊपर फोकस किया इन्होंने, कहा है कि मनुष्य अपने जीवन को हर तरीके से बचाना चाहता है। जब आगे हम इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करेंगे तो इन्होंने सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा के ऊपर मोस्ट फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी। थर्ड, वेदर यू वांट अदर टू डू यू डू टू देम। इन्होंने इक्वालिटी के बारे में ये कहा है कि जैसा आप चाहते हैं दूसरा आपके साथ बिहेव करे वैसा ही आप उसके साथ बिहेव करें, या फिर आप जैसा दूसरे के साथ बिहेव करेंगे वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है जी। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेचर है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस, ठीक है जी। लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। इसके बाद हम क्रिएशन ऑफ सॉवरेन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया था कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले थ्योरिस्ट हैं। तो अब हम सॉवरेन बना रहे हैं, मतलब स्टेट बना रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट बना रहे हैं। मतलब किंग बना रहे हैं, मतलब मोनार्की बना रहे हैं। किंग को एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं। इन चीज़ों पे फोकस करने जा रहे हैं। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हैं तो इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू जो फर्स्ट चीज़ इमर्ज होकर आती है वो स्टेट आती है, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं, द क्रिएशन ऑफ स्टेट और सिविल सोसाइटी इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल मैन। क्या कहा इन्होंने? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल मैन, सभी मनुष्य के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ सभी मनुष्यों के बीच में। आगे देखिए, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सभी लोगों ने मिलकर आपस में समझौता किया उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक राजा, एक सुप्रीम, एक सुपीरियर बाहर निकल के आता है, मतलब एक सुपीरियर को वो सारे अधिकार दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आता बल्कि सभी लोग आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द सॉवरेन हिमसेल्फ स्टैंड आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे सभी लोग, समाज के सारे लोग आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए, मेनली जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सारे अधिकार एक सुप्रीम को दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट लोग खुद भी करते हैं। He is a beneficiary of the contract but not a part to it। वही बात कि वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे फायदे उनके लिए हैं क्योंकि वो मोनार्क तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। Covenant is a special kind of contract which implies trust and promise for a future performance। इनका मानना था जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो परमानेंट है, इनसेपरेबल है, वो हमेशा के लिए बना हुआ है, ठीक है जी। विच इम्प्लाइज ट्रस्ट एंड प्रॉमिस फॉर अ फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो भविष्य में भी मान्य होगा, जिसको बदला नहीं जा सकता। टू escape the state of nature, individual give up their natural rights to all things। इनका यहाँ कहना है कि जो ह्यूमन नेचर था, जो स्टेट ऑफ नेचर था जिससे लोग तंग आ गए थे, उसको छोड़ने के लिए, उससे बचने के लिए इन्होंने अपने सारे अधिकार, इंडिविजुअल गिव अप देयर नेचुरल राइट्स टू ऑल थिंग्स, अपने सारे अधिकार सॉवरेन को दे दिए, लेकिन एक अधिकार प्रिजर्व रखा था, वो आगे हम पढ़ेंगे। लगभग सारे अधिकार उन्होंने अपने किंग को दे दिए। एंड बाय कॉमन कंसेंट एस्टैब्लिश अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ग्रांटेड हिम ऑल अथॉरिटी। अब ऐसा भी नहीं कहा गया कि जो सुप्रीम है वो एक ही पर्सन है या फिर बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, 3-4 लोग हैं। मतलब इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक इस्टेब्लिश किया थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन
और एंड ग्रांटेड हिम ऑल अथॉरिटी, उसको सारी सत्ता सारी शक्तियां दे दी, सर्वोच्च सर्वमान्य सुप्रीम बना दिया। Thou his historical fiction, Hobbes tries to convey philosophical truth that the government does not rest on sheer force, it rests on the will of a people। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे, देखिए यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट टर्म यूज किया है, स्टेट, गवर्नमेंट, किंग, अल्टरनेट एक दूसरे के, ऐसे समझ लीजिए, एक की जगह दूसरी जगह प्रयोग किए जाएंगे बार बार। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की है कि Hobbes tries to convey a philosophical truth that the government does not rest on the sheer force, it rests on the will of power। मतलब इस तरह से जो सुप्रीम बना है, जो गवर्नमेंट है, जो किंग है, वो विल ऑफ पावर, लोगों की इच्छा से बना है, वो जबरदस्ती नहीं बना, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो जबरन है, जो लोगों के अहित में है, उनके हिसाब से ही कर रहा है। इन दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ अ कॉमनवेल्थ, individual acquires in the rules of a conqueror in exchange for security and victory, by implication enter into the contract with the vanquished, the provide security in exchange of obedience। देखिए यहाँ साफ बता दिया है कि जो कॉमनवेल्थ, अब गवर्नमेंट की जगह टर्म यूज कर लेगा कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो तैयार किया इंडिविजुअल ने, उसमें उसने सारी शक्तियां, अपने सारे अधिकार उसको किस लिए दिए हैं, इन द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी एंड विक्ट्री, मतलब उनके आत्मरक्षण किया जा सके, उनको सिक्योर रखा जा सके, ठीक है जी। ये बात इन्होंने कही है, सिक्योरिटी इन एक्सचेंज ऑफ ओबीडियंस, मतलब सिक्योरिटी के लिए वो उसकी बातों के लिए, राजा की बातों को मानने के लिए, कॉमनवेल्थ की बातों को मानने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, फियर इज नो लेस अ बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन देन अ फ्री कंसेंट, इन फैक्ट कन्वेनेंट विदाउट द स्वॉर्ड आर mere word and of no strength to secure a man at all। ये एक कोटेशन है जो पेपर में पूछी जाती है कि कन्वेनेंट विदाउट अ स्वॉर्ड आर मेयर अ वर्ड, मतलब बिना तलवार के जो समझौता है वो मात्र शब्द है। जब तक आप अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकते, लोगों को दिखा नहीं सकते कि आपके पास पावर है, तब तक समझौते के द्वारा जो आपको पावर मिली है वो किसी काम की नहीं है, किसी लायक नहीं है, ठीक है जी, ये सिर्फ मात्र शब्द है। द कॉमनवेल्थ इज द सॉवरेन, द यूनिटी ऑफ ऑल इन वन पर्सन। इन्होंने यहाँ साफ कर दिया है कि कॉमनवेल्थ जो तैयार होगा वो सुप्रीम है, सॉवरेन है, सबसे बड़ा है, एंड द यूनिटी ऑफ ऑल इन वन पर्सन, सब कुछ एक ही पर्सन में विद्यमान है, एक ही जो स्टेट तैयार हुआ है, गवर्नमेंट तैयार हुआ है, किंग तैयार हुआ है, मोनार्क तैयार हुआ है, जिसको एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दी गई, एब्सोल्यूट पावर दी गई है, सब कुछ उसी के पास है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुसत्ता। यहाँ संपूर्ण प्रभुसत्ता की बात की जा रही है कि एक मनुष्य के पास सारी सॉवरेनिटी है। किस तरह से आगे हम पढ़ते हैं। सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज एब्सोल्यूट, इनडिविजिबल, इनएलिएनेबल एंड परपेचुअल। मतलब ये फीचर्स है सॉवरेनिटी के कि वो बदली नहीं जा सकती, पूर्ण है, अविभाज्य है, अदेय है, हमेशा के लिए मान्य है, ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड आइदर बाय द राइट ऑफ सब्जेक्ट्स और बाय कस्टमरी एंड स्टैट्यूटरी लॉ। इसको किसी तरीके से लिमिट नहीं किया जा सकता, नॉट लिमिटेड। ये सुप्रीम सर्वमान्य है, इसको कहीं भी किसी चीज के दायरे में नहीं रखा जा सकता। Sovereign is a course obliged to act according to the natural laws, but he alone is the interpreter of this law, and none of this
action can be challenged on the ground that is violated of reason and justice. देखिए यहाँ कितना साफ लिखा हुआ है कि sovereign is a course of obliged to act according to natural law. उसको बिहेव तो करना नेचुरल लॉ के हिसाब से जो हमने आगे पढ़ा है सोवरेन को, लेकिन बट ही अलोन इज द इंटरप्रेटर ऑफ अ लॉ. वो खुद ही है जिसने उस लॉ को इंटरप्रेट करना है, बताना है. वो चाहे जैसे वैसे उसको तब्दील करके उसका अर्थ बता सकता है. जैसे कि एक फेमस लाइन है, राज्य नहीं, सॉरी राज्य गलत लिख दिया मैंने, राज नहीं सेवा. अब इसी लाइन को अगर इंटरप्रेट करने जाए तो अगर यहां कोमा लगा दे तो मतलब होता है राज नहीं करना, हमने सेवा करना है. और यहीं पे अगर हम कोमा यहां लगा दें, राज नहीं सेवा, सिर्फ राज करना है, सेवा से कोई मतलब नहीं है. तो एक ही नियम को, एक ही लॉ को वो जैसे चाहे वैसे इंटरप्रेट कर सकता है, वैसे जैसे चाहे वो वैसे समझा सकता है. मैं आपको एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए सिर्फ कि बट ही अलोंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ अ लॉ एंड नन ऑफ हिज एक्शन कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटेड ऑन रीजन एंड जस्टिस. वो खुद ही इंटरप्रेट करेगा हर एक चीज को और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि उसने रीजन और जस्टिस के हिसाब से काम नहीं किया, मतलब तर्क और न्याय के हिसाब से काम नहीं किया. हेंस हिज एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज अनजस्ट. मतलब उनके द्वारा, सुप्रीम के द्वारा, सॉवरेन के द्वारा, कॉमनवेल्थ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया काम कभी भी अनजस्ट नहीं किया जा सकता, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता. In relation to his subjects, the sovereign is always in the state of nature and enjoy all his natural rights. In relation to his subjects, अपने प्रजा के दरमियान अगर उनको कहा जाए तो sovereign is always in the state of nature and enjoy all his natural right. वो हर तरह के अधिकार, हर तरह के प्राकृतिक अधिकारों को अपना यूज कर रहा है. ठीक है जी. नो वन कैन कंप्लेन दैट द सॉवरेन इज एक्टिंग रॉन्गली बिकॉज एवरीबडी हैज ऑथोराइज्ड हिम टू एक्ट ऑन हिज बिलीफ. सॉरी, यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बता दिया गया था कि जितने भी इंडिविजुअल थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने खुद आके समझौता किया था और एक सॉवरेन तैयार किया था. तो वो बात यहीं लिखी हुई है कि नो वन कैन कंप्लेन दैट अ सॉवरेन इज एक्टिंग रॉन्ग. कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि सॉवरेन गलत कर रहा है, बिकॉज एवरीवन हैज ऑथोराइज्ड हिम टू एक्ट ऑन हिज बिलीफ. क्योंकि सबने खुद ही उसको अधिकार दिया है कि भाई आप हमारी सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए और जो चाहे वो कीजिए, खुद ही अधिकार दिया हुआ है. हिज एक्शन आर एक्शंस ऑफ ऑल हिज सब्जेक्ट एंड नोबडी कैन राइटली कंप्लेन अगेंस्ट हिज ओन एक्शन. यहाँ देखिए साफ कह दिया गया कि उसका एक्शन, सुप्रीम का एक्शन, कॉमनवेल्थ का एक्शन, सभी का एक्शन है, जितनी प्रजा है उन सभी का एक्शन है, क्योंकि उन्हें बोला गया कि हमारे भी आप पे काम कीजिए. और नोबडी कैन राइटली कंप्लेन अगेंस्ट हिज ओन एक्शन. जब आपने राजा को, सुप्रीम को बोल ही दिया है कि आपका किया हुआ काम हमारा किया हुआ काम है, तो आप अपने काम के खिलाफ तो कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका ही काम कर रहे हैं. ठीक है जी. सॉवरेन हैज एब्सोल्यूट राइट टू डिक्लेयर वॉर, मेक पीस, लेव टैक्सेस एंड इम्पोज पेनल्टीज. सॉवरेन के पास पूर्ण अधिकार है कि जब चाहे वो युद्ध की घोषणा कर दे, जब चाहे राज्य में शांति बना दे, जितना चाहे उतना टैक्स लगा दे लोगों पर, और जितना चाहे उतना दंड दे दे, पेनल्टी लगा दे लोगों पर. ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी. बात खत्म. उनके पास सारे अधिकार है. अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, सारे के सारे अंग, सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ उनमें विद्यमान है. मतलब वो एब्सोल्यूट है, उनको कोई नहीं हरा सकता. जीन बॉलिन, याद रखने लायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इनका जन्म 1530 में हुआ है और डेथ 1596 हुई है. डिफाइंड सोवरेनिटी एज सुप्रीम पावर ओवर अ सिटीजन एंड सब्जेक्ट. एक सुप्रीम पावर ओवर सब्जेक्ट एंड सिटीजन.
अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ, जो कानून के दायरे में नहीं आता, उससे बाहर है। He wanted to develop the idea of sovereignty into absolute power, वो sovereignty का जो आइडिया डिवेल्प कर रहे थे वो absolute power के रूप में। But while arguing his case, he came to accept certain limitation with prevented him from becoming an absolute power। पर कुछ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। If a sovereign commands some to kill, if a sovereign command someone to kill himself, he is not bound to abide by it for the sole purpose of the establishment of civil society is the preservation of life, self preservation। ये टर्म मैंने पहले भी यूज़ किया, आपको बताया है। इन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी तरीके से बंधा तो नहीं हुआ, पर एक दायरा, एक बंदिश उनके ऊपर है कि इफ़ सॉवरेन कमांड समवन टू किल हिमसेल्फ, अगर सॉवरेन किसी को कहता है कि तुम अपने आप को मार दो, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू अबाइड बाय इट, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने जो समझौता किया था वो आत्मरक्षा के लिए तो किया था, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ही तो किया था। अगर वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, उनकी बात मान के खुद को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, खुद को मारेगा, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। फॉर द सोल पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ अ लाइफ, क्योंकि निर्माण ही समझौता का समझा, जो सामाजिक समझौता किया गया था इसी कारण किया गया था। इसलिए राजा किसी को भी ये नहीं कह सकता कि वो खुद को मार दे। चलिए आगे देखते हैं। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हम समझ लिए कि वो उनके पास सारे अधिकार है, जैसा चाहे वैसा इंटरप्रेट करे, वो सिविल लॉ को, नेचुरल लॉ को, ठीक है, उनको कोई दायरा नहीं है, सिर्फ एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो इंसान को मारने की बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द चर्च एंड स्टेट। चलिए द चर्च एंड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, होप्स ने क्या कहा है। चर्च मतलब धर्म के ऊपर फोकस है। तो द क्वेश्चन ऑफ अ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलेशन बिटवीन अ चर्च, रिलीजियस फ्रीडम और चर्च के बीच में जो रिलेशन है। द स्टेट फिगर प्रोमिनेंटली इन दी पॉलिटिकल थॉट ऑफ अ 17th सेंचुरी। कहने का मतलब है जिस समय इनका समय काल था, इनका हॉब्स जी का, उस टाइम पीरियड पर ये चर्च और रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो समझौता है, जो रिलेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। एंड हॉब्स डिवोट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज लेवियोथन टू इट। अब ये लेवियोथन याद कर लीजिए, आगे हम इनकी बुक्स पढ़ेंगे, वहाँ ही पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवियोथन। इन्होंने लेवियोथन में आधे से ज़्यादा जो बात कही है, उसके ऊपर इन्होंने चर्च और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात करी है। ही डज बिलीव दैट अ फ्रीडम ऑफ अ रिलीजियस बिलीफ एंड knows full well that the matter of a consigned man cannot be forced। इन्होंने साफ कह दिया था कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ है, धर्म के ऊपर जो मनुष्य का विश्वास है, वो सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। और knows full well that a matter of a consigned man cannot be forced, मतलब एक रिलीजियस मैन को कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको उसके धर्म के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। बट ही सेज दैट द एक्सप्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्शिप एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ फेथ आर अ मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सॉवरेन। इन्होंने साफ ये भी कह दिया था कि जो धर्म के आधार पर काम किए जाएंगे, जो धर्म के आधार पर जो चीज़ें की जाएगी, वो पब्लिक कंसर्न का मुद्दा है और कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सॉवरेन, और वो हमेशा ही जो राजा है, जो पॉलिटिकली सॉवरेन है, उसके दायरे में आता है। ठीक है जी। नो प्रोफेशन ऑफ फेथ इज लॉफुल अनलेस द सैंक्शन बाय द सॉवरेन। इन्होंने ये भी साफ कह दिया था कि जितनी भी धर्म के आधार पर की जाने वाली चीज़ें हैं, जो मैटर्स सोसाइटी में की जाएगी, समाज में की जाएगी, वो तब तक मान्य नहीं है जब तक उनको सैंक्शन नहीं करता सॉवरेन, मतलब जो पॉलिटिकली सुप्रीम है, कॉमनवेल्थ है, वो जब तक हाँ ना कहे वो चीज़ें नहीं की जा सकती। एक तरफ तो इन्होंने धर्म को बहुत ज़्यादा मान्य माना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना है, और दूसरी तरफ यही भी कहा है कि वो राज्य के एक दायरे में ही आता है, मतलब राज्य के जो सुप्रीम है उसकी बातों के हिसाब से ही काम होगा। सिविल लॉ एंड नेचुरल लॉ।
अब हम सिविल लॉ और नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिविल सोसाइटी, नेचुरल लॉ वॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस रिप्लेस्ड बाय द सिविल लॉ विच इज द क्रिएशन ऑफ अ सॉवरन। देखो जी, यहाँ बात साफ कर दी इन्होंने कि जितने भी नेचुरल लॉ थे, एक बार सॉवरन क्रिएट हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होगी, राज्य बन गया, वो सारे के सारे जो लॉ थे वो रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा? सिविल लॉ के द्वारा। और सिविल लॉ ऑब्वियसली किसने बनाए होंगे? सॉवरन ने। नेचुरल लॉ replaced by civil law. For Hobbes, the conflict between common law and statutory law and the constitutional crisis arising out of it was the real problem to tackle. इन्होंने माना कि conflict between common law and statutory law है and the constitution crisis arising out of it was a real problem of the to tackle. एक मान्य झंझट है जिसको टैकल करना पड़ेगा। एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस वुड बी सॉल्व ओनली बाय मेकिंग द विल ऑफ अ सॉवरन सुप्रीम एंड द अल्टीमेट पॉइंट टू रेफरेंस इन ऑल लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर। इनका मानना था कि जो विल ऑफ सुप्रीम है, जो कॉमनवेल्थ, जो सुप्रीम किंग है, उनका जो विल है वही एक तरीका है, एक जरिया है हर तरह के झंझट को टैकल करने के लिए। ठीक है जी, सारी प्रॉब्लम। टू हिम द रीजन, इट इज अ रीजन नॉट विल दैट मेक्स लॉ ऑब्लिगेटरी इन अ सिविल सोसाइटी। नेचुरल लॉ डज नॉट डिसअपियर, इट इज असिमुलेटेड टू सिविल लॉ। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो सिविल लॉ था, सॉरी नेचुरल लॉ था, वो गायब नहीं हुआ बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है सिविल लॉ में। ठीक है जी, यहाँ इन्होंने सिविल लॉ और नेचुरल लॉ के बीच में रिलेशन बताया कि किस तरह से जैसे ही एक बार समझौता हुआ और राज्य बना, उसके बाद जो सिविल लॉ है, जो नेचुरल लॉ है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया सिविल लॉ में और वो विल ऑफ सॉवरन के ऊपर मान्य है, जैसे चाहे वो वैसे इंटरप्रेट कर सकता है। इसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, बुक्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट्स ऑफ लॉज, जो यहाँ दे रखी है, नेचर एंड पॉलिटिक्स। दूसरी डिसाइड, थर्ड लेवियोथन। इसका टाइम भी याद रखना आपने, 1651 एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेवियोथन कब लिखी गई है। डी कॉपो 1655 एंड बहेमोथ 1670। तो ये टाइम पीरियड है, जैसे डी साहिब का टाइम पीरियड है 1642। यहाँ 5 किताबें दे रखी हैं, इनके अलावा भी इनकी कुछ किताबें, पर इन 5 के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि इनके ऊपर सवाल आ ही जाता है। तो चलिए एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है हॉब्स के बारे में। हमने शुरू किया था हॉब्स की इंट्रोडक्शन देते हुए कि इनको फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर के रूप में जाना जाता है। इससे पहले जो थिंकर थे मैकियावेली, उनको मॉडर्न थिंकर कहा जाता था। ठीक है, ये मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत हॉब्स के बारे में जाना कि इनका जन्म कब हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, किस टाइम पीरियड में हुआ है। इनको फियर एंड आई वॉज बोर्न ट्विंस एंड वर देयर आफ्टर इंसेपरेबल। इनके लिए एक और टैगलाइन है कि ये और वह दोनों जुड़वा संतान हैं, और एक बार इनका जन्म हो गया तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय जब इनका जन्म हुआ तो तब इंग्लैंड की सिचुएशन झगड़े वाली थी, लड़ाई वाली थी। इनको मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मोशन के रूल के बारे में, मोशन के नियम को इस्तेमाल किया अपनी थ्योरीज को, ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करते हुए। जब इनका एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि इनके जो विचार है वो एरिस्टोटल, जो कि सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी में स्टेट ऑफ नेचर को या मैन ऑफ नेचर को पॉलिटिकल एनिमल मानते थे, उसके भी खिलाफ है। और जो थॉमस एक्विनास मानते थे कि जो ह्यूमन नेचर है वो सोशल एनिमल है, उसके भी खिलाफ है। इन्होंने ह्यूमन नेचर को कुछ अलग ही बताया था। इनके हिसाब से ह्यूमन नेचर के ऊपर इन्होंने टैग लाइनें कुछ कही है कि वो नास्टी है, ब्रूटिश है, मतलब वो अल्पायु है, स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। और हमने बता भी दिया कि इन्होंने गैलीलियो की थ्योरी ऑफ मोशन के ऊपर फोकस किया था जब इन्होंने नेचुरल टेंडेंसी को एक्सप्लेन करने की बात की थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे ये भी है, इन्होंने बोला था दे आर नाइदर अ पॉलिटिकल नॉर अ सोशल क्रिएचर। इन्होंने ह्यूमन के सिचुएशन के बारे में बोला कि वो ना ही पॉलिटिकल है और ना ही सोशल एनिमल है, दोनों के खिलाफ बोला था इन्होंने। इसके बाद हमने देखा स्टेट ऑफ नेचर, जहाँ हमने समझा कि स्टेट ऑफ नेचर जो उनके टाइम पीरियड में विद्यमान थी वो प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल था, ना ही वहाँ कोई समाज था और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था थी। हमने दो तरह के मोशंस के बारे में पढ़ा जिसके द्वारा इन्होंने एनिमल्स को एक्सप्लेन किया है, एक वाइटल मोशन, एक वॉलेंट्री मोशन। वाइटल मोशन जो होता है वो इंटरनल है, आंतरिक है, और वॉलेंट्री मोशन जो एक्सटर्नल है, हमारे ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर करता है, हमारे सेंस ऑर्गन पर निर्भर करता है, वो हमने पढ़ा। और अकॉर्डिंग टू होब्स 3 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़ी जो एग्जाम में आ भी जाती है कि द स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल। In a state of nature, the life of man is nasty, poor, brutish, and short. And the state of nature, there is no scope of art, literature, letters, navigation, and industry. इनके ऊपर सवाल आ ही जाते हैं कि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन किसने कही है, तो हमको पता होना चाहिए कि होब्स जी द्वारा कही गई है, होब्स के द्वारा कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। इन्होंने 3 प्रिंसिपल बात की थी। फर्स्ट इन्होंने कंपटीशन, दूसरा डेफिडेंस और थर्ड ग्लोरी की बात की थी। उनको हमने एक्सप्लेन किया और समझा कि किस तरह से मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक ईगोइज़म है, जो स्वार्थपन है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इन्होंने साफ कहा कि हर झगड़े की वजह, हर झगड़े की जो रूट कॉज है मनुष्य का स्वार्थ है, मनुष्य की डिज़ायर है, मनुष्य की इच्छा है। उसके बाद हमने नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ा जहाँ पे इन्होंने लिबर्टी, ईच मैन हैज़ टू यूज़ हिज ओन पावर एज ही विल हिमसेल्फ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज नेचर की बात की। इन्होंने आइडलिस्टिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट बोला, ये चीज़ें हमने समझी। इसके बाद हमने आगे पढ़ा लॉ ऑफ नेचर के बारे में, जहां हमने 3 लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। इनका मेन फोकस, वैसे तो इन्होंने 19 तरह के लॉज की बात की थी, पर 3 के ऊपर सवाल आ जाता है कि हॉब्स ने कौन से 3 प्रकार के लॉ ऑफ नेचर की बात की है। तो फर्स्ट लाइफ, सेकंड इक्वालिटी और थर्ड पीस। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्रिएशन ऑफ सॉवरन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की, जहाँ पे हमने कुछ शब्दों को याद किया कि क्रिएशन ऑफ सॉवरन मतलब स्टेट का निर्माण, गवर्नमेंट का निर्माण, कॉमनवेल्थ का निर्माण, किंग का निर्माण होता है, मोनार्की का निर्माण होता है, एब्सोल्यूट पावर टू सॉवरेनिटी या सॉवरन या किंग को दी जाती है, उसके बारे में पढ़ा। हमने समझा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनकी वो थी जहाँ पे इन्होंने माना कि स्टेट मैकेनिस्टिक है, स्टेट का निर्माण किया गया है, ये मानव निर्मित है। मतलब ये ऑर्गेनिक थ्योरी को नहीं मानते, ये मैकेनिस्टिक थ्योरी को मानते थे। इनका मानना था कि राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है, सभी लोग साथ में आए और उन्होंने अपने सारे के सारे अधिकार एक थर्ड पर्सन को दे दिए और उसको राजा बनाया ताकि वो उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन को, आत्मरक्षण के ऊपर ध्यान दे, उनको सिक्योरिटी दे। और जो राजा था वो एब्सोल्युटली सॉवरेन था, वो जो समझौता हुआ था उसके दायरे से बाहर था, उसको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। वो नेचुरल लॉज को भी अपने हिसाब से डिफाइन करता था, वो हर चीज़ के लिए सुप्रीम था, उसने जो चाहे वो करना था क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की बंदिशें नहीं थी। क्योंकि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट कराया गया था तो लोगों ने कहा था कि हम आपको अधिकार देते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए। तो अगर वो कोई काम करता है तो वो मनुष्य द्वारा खुद ही किया गया काम है और मनुष्य अपने ही काम को गलत नहीं कह सकता। इस तरह की बात इन्होंने कही है। आगे हम देखते हैं, हाँ यहीं पे हम देखते हैं कि इन जीन बॉर्डिन ने बोला था कि सारे के सारे अधिकार तो उनको दे दिए गए, सुप्रीम बना दिया गया, लेकिन उनके ऊपर एक लिमिटेशन रखी गई थी सेल्फ प्रिजर्वेशन की, कि वो किसी पर्सन को, इफ अ सॉवरेन कमांड समवन टू किल हिमसेल्फ, ही इज नॉट बाउंड टू अबाइड बाय इट। मतलब अगर सॉवरेन किसी को कहता है कि वो खुद को मार दे तो वो ये बात मानने के लिए मान्य नहीं है, वो इस चीज़ से फ्री है। सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करी हमने। उसके बाद हमने चर्च और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ा। यहाँ बताया गया कि 17वीं शताब्दी वो टाइम पीरियड था जब धर्म और स्टेट के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इन्होंने माना कि धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, पर वो कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर ही आता है। मतलब धर्म, नो प्रोफेशन ऑफ अ फेथ इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ सैंक्शन बाय द सॉवरेन। कोई भी काम जो धर्म के आधार पर किया जाएगा वो सर्वमान्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको सॉवरेन द्वारा सैंक्शन ना किया जाए। और फिर हमने सिविल लॉ और नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ा, जहाँ हमने जाना कि
जो नेचुरल लॉ पहले हुआ करते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले, वो सभी के सभी नेचुरल लॉ अपने आप ही कन्वर्ट हो गए सिविल लॉ में, और उनको एक्सप्लेन करने वाला सोवरेन है, वो जैसे चाहे वैसे उसको एक्सप्लेन कर सकता है। इन अ सिविल सोसाइटी नेचुरल लॉ डज नॉट डिसअपेयर, इट इज़ असिमुलेटेड टू सिविल लॉज, मतलब वो उसके रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। उसके बाद हमने इनकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब्स के बारे में पढ़ा। पहली बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ लॉज, नेचर एंद पॉलिटिक्स। दूसरी थी द शाइव, 1642 में लिखी गई है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी लेवियोथन, जो 1651 में लिखी गई है। फोर्थ है डी कॉर्पोर, जो 1655 में लिखी गई है। उसके बाद बहेमौत के बारे में हमने पढ़ा, जो 1670 में लिखी है। हमने टोटल 5 किताबों के बारे में पढ़ा। इस तरह से हमने हॉब्स के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसके साथ ही आपका हॉब्स वाला सेक्शन ख़त्म होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। इसके बाद हम आगे और थिंकर पढ़ेंगे, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 थिंकर्स हैं, हॉब, लॉक एंड रूसो। इसके बाद लॉक के ऊपर वीडियो आएगी, वहाँ हम समझेंगे कि उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, नेचुरल कंडीशन और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में क्या कहा है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।